हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे परीक्षा में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक पेज में एट अ ग्लांस लिखना चाहिए। जैसे ब्लड कोगुलेशन का एट अ ग्लांस इस तरीके से लिखे हुए, उसी तरीक़ा से हर क्वेश्चन को जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन या किडनी के बारे में पूछेगा तो एट अ ग्लांस इस तरीके से लिखेंगे। इंट्रोडक्शन, ये करीब टोटल आप देखेंगे तो ये एक पेज में लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक पेज में एट अ ग्लांस को लिखे हुए। उसी तरीक़ा से ब्लड कोगुलेशन वाला भी आएगा तो एक पेज में आप इस तरीके से लिखेंगे। तो एट अ ग्लांस लिखने से बहुत फ़ायदा होता है, टीचर को पता चल जाता है जो कॉपी चेक करने वाले थे कि उसमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक लिखा हुआ है ये चीज़। तो जैसे ब्लड कोगुलेशन है, ब्लड कोगुलेशन में सबसे पहले डिफिनीसन, इंट्रोडक्शन या ब्लड कोगुलेशन, ये तीनों में से कोई भी बात लिख सकते। फिर हीमोस्टासिस एक टर्म इसमें लिखना है, तो एक प्राइमरी हीमोस्टासिस, सेकेंडरी हीमोस्टासिस के बारे में लिखना है। फिर है सेकेंडरी हीमोस्टासिस के अंतर्गत ये आता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे लिखना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो लिखना है प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन या फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड कोगुलेशन टॉपिक लिखना, इसके बारे में लिखना है। फिर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के ये 3 स्टेज में होता है। सबसे पहला स्टेज में ये वास्कुलर इंजरी होता है, ब्लड वेसल्स मतलब जो टिश्यू होता है उसका इंजरी होता है, तब उसके बाद प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है, तब कोगुलेशन अकर्स होता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म का 3 स्टेज हो गया। फिर है स्टेजेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ये तीनों देखेंगे। फाइनल जो स्टेज मेन ये स्टेज होता है, सबसे पहले फॉर्मेशन प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन होता है। ये जो बनता है या एक्सट्रिंसिक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे के द्वारा होता है, तब जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन एक एंजाइम होता है। फिर थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजेन बनता है जो कि सॉल्युबल होता है, और तब फाइनली फाइब्रिन का ये फॉर्मेशन होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, यही सब हम अच्छे से जानेंगे। फिर है आपको इसमें लिखना होगा इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में। तो अब आपको इंट्रिंसिक पाथवे डिपेंड अपन कौन कौन चीज़ पे इंट्रिंसिक पाथवे डिपेंड करता है वो लिखना होगा, तब डायग्राम बनाना होगा इंट्रिंसिक पाथवे का। तो ये इंट्रिंसिक पाथवे वाला हो गया। फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो इसी तरीक़ा से आपको ये लिखना है एक्सट्रिंसिक पाथवे। फिर है एक्सट्रिंसिक पाथवे डिपेंड अपॉन कौन कौन चीज़ पे डिपेंड करता है। फिर है डायग्राम ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे का डायग्राम लिखना है। फिर कॉमन पाथवे में उसी तरीक़ा से लिखना है, कॉमन पाथवे डिपेंड अपॉन कौन कौन चीज़ पर ये डिपेंड करता है। डायग्राम ऑफ होल पाथवे ऑफ ब्लड कोगुलेशन, यहाँ पे डायग्राम कॉमन पाथवे का ही बना देंगे, और तब उसके बाद होल ब्लड कोगुलेशन के जो पाथवे होता है उसका डायग्राम बनाइए। फिर फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड कोगुलेशन पर कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है, देन सिग्निफिकेंस ऑफ कोगुलेशन। तो इतना सारा टॉपिक को आपको लिखना है। तो ये तो एट ए ग्लांस हो गया, क्या पढ़ने वाले हैं वो हम समझ गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टार्टिंग से जो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला। तो सबसे पहले ब्लड कोगुलेशन क्या है, तो ब्लड कोगुलेशन के बारे में जानने के लिए यहाँ पे देखेंगे आप। तो ब्लड कोगुलेशन, द ब्लॉकेज ऑफ अ ब्लीडिंग या हिमरेज इज नोन एज ब्लड कोगुलेशन। हिमरेज मतलब होता है ब्लीडिंग, या इसी को ब्लीडिंग या हिमरेज दोनों एक ही नाम है। तो द ब्लॉकेज ऑफ ब्लीडिंग या हेमरेज इज नोन एज ब्लड कोगुलेशन। तो बस 1-2 लाइन में ये लिख दीजिए, द कोगुलेशन पाथवे इज कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड का मतलब ये होता है जो ब्लड कोगुलेशन में सीरीज वाइज जो प्रोसेस होते हैं उसी को कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि द कोगुलेशन पाथवे इज कैस्केड प्रोसेस होता है। तो इन द कैस्केड प्रोसेस में हीमोस्टासिस होता है, विच इज़ द ब्लॉकेज ऑफ अ ब्लीडिंग और हेमरेज। 2 टाइप्स ऑफ हीमोस्टासिस होते हैं, मतलब जो ब्लॉकेज होता है ब्लीडिंग का, जो ब्लीडिंग होते रहता है उस चीज़ का स्टॉपेज ही हीमोस्टासिस कहलाता है। तो कैस्केड प्रोसेस ही हीमोस्टासिस कहलाता है। हीमोस्टासिस क्या हो वही लिखा हुआ है कि इट इज़ द बॉडीज नेचुरल रिएक्शन टू इंज्यूरी दैट कॉज ब्लीडिंग। तो इट इज़ बॉडीज नेचुरल रिएक्शन, जब इंज्यूरी होता है या ब्लीडिंग होता है तो उस समय जो नेचुरल रिएक्शन हमारा बॉडी करता है तो उसको भी हीमोस्टासिस कहते हैं। तो हीमोस्टासिस 2 तरह के होता है, एक है प्राइमरी हीमोस्टासिस। प्राइमरी हीमोस्टासिस में है कि इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट फॉर्मिंग अ प्लग एट द डैमेज्ड साइट एक्सपोज टू इंडोथीलियल सेल्स। मतलब इंडोथीलियल सेल्स होता है, जैसे कि हमारा ये सपोज कीजिए ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये इंडोथीलियल सेल्स होता है।
तो इंडोथेलियल सेल्स ये ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, तो वहाँ पे एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, वहाँ पे प्लेटलेट का जमा होना ये प्राइमरी हीमोस्टासिस कहलाता है। अब उसके बाद सेकेंडरी हीमोस्टासिस में है कि इन दिस इंक्लूड टू पाथवे, दैट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। प्राइमरी हीमोस्टासिस में तो समझ गए इंडोथेलियल सेल पे ये प्लेटलेट का ये जमा होता है। सेकेंडरी हीमोस्टासिस में दो पाथवे अकर्स होता है, जितना भी सारा रिएक्शन होता है, मतलब जो भी स्टेजेस अकर्स होते हैं वो सब सेकेंडरी हीमोस्टासिस के अंतर्गत आता है, जिसमें पहला है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में है कि इट इज़ एक्टिवेटेड बाय एक्सटर्नल ट्रॉमा, ट्रॉमा का जनरल टर्म इंजरी भी कह सकते हैं, दैट कॉज ब्लड टू एस्केप फ्रॉम वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम से ब्लड निकलना ये सबसे पहले होता है किसी इंजरी के कारण वास्कुलर सिस्टम से ब्लड निकलना, तो वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के द्वारा ये जो ब्लड या ब्लीडिंग हो रहा है तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे के द्वारा ये होता है। इंट्रिंसिक पाथवे में है कि इट इज़ एक्टिवेटेड बाय ट्रॉमा इंजरी इनसाइड द वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम के अंदर अगर ये होता है इंट्रिंसिक पाथवे उस समय एक्टिवेटेड होता है जब इनसाइड यानी कि वास्कुलर सिस्टम के अंदर इंजरी हो तब, एंड इट इज़ एक्टिवेटेड बाय प्लेटलेट एक्सपोज्ड बाय इंडोथेलियल सेल केमिकल और कोलाजन, ये सब के द्वारा ये एक्टिवेटेड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लेटलेट जमा हुआ था, प्लेटलेट इस जगह पे जमा होने के कारण ये सेकेंड जो यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे है वे एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो व्हेन बोथ पाथवे मीट्स अप एट अ पॉइंट टू फॉर्म कॉमन पाथवे, दोनों जहाँ पे मिलता है पाथवे जो ब्लड कोगुलेशन में, तो वहाँ पे एक कॉमन पाथवे कहलाता है, एंड इट इज़ अल्टीमेटली एक्टिवेट्स फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन, और यह एक्टिवेट करता है फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है कॉमन पाथवे। तो इतना चीज़ बेसिक चीज़ समझ गए क्या क्या टॉपिक है। आप प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन में सबसे पहला जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में देख लेते हैं। सबसे पहला वास्कुलर इंजरी होता है, वास्कुलर इंजरी के बाद प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है, मतलब वहाँ पे बहुत सारा प्लेटलेट जमा हो जाता है ताकि अंदर से ब्लीडिंग हो रहा वो बंद हो जाए। फिर है कोगुलेशन अकर्स होता है, यहाँ पे है स्टेजेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो दो पाथवे के द्वारा फॉर्मेशन होता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे एक इंट्रिंसिक पाथवे के द्वारा ये फॉर्मेशन होता है। तब प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, देन फाइब्रिनोजेन जो सॉल्युबल होता है तब फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से ये इतना सारा स्टेजेस होता है ब्लड क्लॉटिंग का। जो फाइब्रिन बनता है वही फाइनल जाकर ब्लड को रोकने का, जो ब्लड ब्लीडिंग होते रहता है उसको रोकने का काम करता है। उसके बाद है अब देखेंगे सबसे पहला इंट्रिंसिक पाथवे में देखेंगे। इंट्रिंसिक पाथवे कुछ नहीं, बस इतना आप समझ लेंगे तो वो आपका हो जाएगा। जैसे इंट्रिंसिक पाथवे कैसे शुरू होता है, तो इंट्रिंसिक पाथवे जब ट्रॉमा या कांटेक्ट विथ कोलाजन सब इंडोथेलियल या फॉस्फोलिपिड्स, तो यहाँ पे कांटेक्ट होता है, ट्रॉमा जब होता है सबसे पहला, और वही कांटेक्ट जब करता है कोलाजन, जैसा कि जानते हैं हमारा ब्लड में ही फाइबर होता है, तो कोलाजन फाइबर या सब इंडोथेलियल या फॉस्फोलिपिड से कोई इंजरी होता है तो वहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे होता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे कैसे स्टार्ट होता है ये मालूम होना चाहिए। तो वहाँ पे प्री कैलिकिरिन ये कुछ फैक्टर से रिलेटेड है, तो यही आकर जब ये होता है तो इसमें मिलकर ये सबसे पहले किसको एक्टिवेट करता है, 12A, जिसका मतलब ये जो यहाँ पे ट्रॉमा या कांटेक्ट होता है कोलाजन से, तो यहाँ पर जो 12 फैक्टर होता है उसको एक्टिव कर देता है। तो एक्टिव यहाँ पे 12A देखेंगे तो ये कैल्शियम, फिर जो कैल्शियम आयन के हेल्प से जो ये एक्टिवेटेड हुआ रहता है 12 फैक्टर का नाम आपको बता देते। 12 फैक्टर ऐसे सब फैक्टर को एक बार देख लीजिए कौन कौन से फैक्टर है, क्योंकि ये फैक्टर खूब आने वाला। तो फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहला फैक्टर 1 है फाइब्रिनोजेन, फैक्टर 2 है प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 है थ्रोम्बोप्लास्टिन या इसी को TF यानी कि टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं, फैक्टर 4 में है कैल्शियम, फैक्टर 5 में है प्रो एक्सिलरीन या इसी को लेवाइल फैक्टर भी कहते हैं, फैक्टर 6 में है एक्सिलरीन, तो यहाँ पे फैक्टर 6 में एक्सिलिन हो गया। फैक्टर 7 को
प्रोकॉन्वर्टिन या स्टेबल फैक्टर भी कहते हैं। फैक्टर 8 है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन या इसी को एंटी हीमोफिलिक ए कहते हैं। और फैक्टर यहाँ पे 9 देखेंगे जिसको क्रिसमस फैक्टर कहते हैं या इसी को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहते हैं। फिर है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट जिसको पीटीसी भी कहते हैं। फैक्टर 10 है ईस्टवर्ड प्रूवर फैक्टर कहते हैं। फिर फैक्टर 11 है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर 12 है हैगेमैन फैक्टर। फिर है फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जिसको FSF फैक्टर कहते हैं। तो ये 12 फैक्टर का सीरियली से आपको नाम याद रखना है। तो सबसे पहले जब ये फैक्टर एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे सबसे पहले कोई ट्रॉमा या इंजरी होता है वास्कुलर सिस्टम का, तो वहाँ पे ये 12th सिंपल फैक्टर में रहता है और ये एक्टिवेटेड हो जाता है। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले कोई इंजरी होता है तो ये 12th एक्टिवेट हो जाता है, तो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। फिर इसके बाद ये क्या कौन सा प्रोसेस होता है, ये 12th है यहाँ 9th फैक्टर को एक्टिवेटेड कर देता है कैल्शियम के हेल्प से। तो 9th ये सिंपल फॉर्म में रहता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और इसके बाद जो कैल्शियम आयन के हेल्प से ये 9th ए में कन्वर्ट कर देता है जो कि एक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें हम देखते हैं यहाँ पे 9th ए तो बन गया 9th ए और कैल्शियम आयन और ये 7 जो 7 कैसे बनता है फैक्टर, तो ये 8 फैक्टर है वह थ्रोम्बिन के हेल्प से, मतलब थ्रोम्बिन से ये सिंपल रहता है, मतलब 8 रहता है फैक्टर 8 थ्रोम्बिन के हेल्प से यह 8A बन जाता है। मतलब इसको याद रखने के बाद आप सिंपली लैंग्वेज में लिख देंगे कि ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन फैक्टर 8 इज इन एक्टिव फॉर्म एंड ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेशन थ्रोम्बिन एंजाइम with the help of thrombin enzyme factor 8 converted into active form of factor 8। तो ऐसे आप लिख देंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे फैक्टर 8 के हेल्प से ये फाइनली कॉमन पाथवे में चला जाता है जो कि 10 फैक्टर को 10A में कन्वर्ट करने का काम करता है कैल्शियम प्लस प्लस। और ये तो इसी बात को यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ एक इंट्रिंसिक पाथवे के अंतर्गत। तो मेन अगर इसको याद रख लेंगे तो ये चीज़ ईजिली आप समझ सकते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस पाथवे इज़ लॉन्गर पाथवे ऑफ सेकेंडरी हेमोस्टासिस का यह लॉन्गर पाथवे होता है। इट बिगिनस विद द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12 जो कि ए जाइमोजेन इनएक्टिवेटेड सीरिन प्रोटीएजेज है। ए जो है इनएक्टिवेटेड, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 12th यह इनएक्टिवेटेड जाइमोजेन सीरिन प्रोटीएजेज है। तो देख लिया फैक्टर 12 या इनएक्टिव फॉर्म में होता है विच बिकम्स फैक्टर 12A यानी कि एक्टिवेटेड सीरिन प्रोटीएजेज है। तो बाद में वही चलकर सबसे पहले कोई इंजरी होता है तो 12th ए होता है वह मतलब 12th फैक्टर होता है वह 12th ए में हो जाता है। ए का मतलब हो गया एक्टिवेटेड फॉर्म आफ्टर टू इंडोथीलियल कोलाजन। तो इसके बाद वे कन्वर्ट हो जाता है यही 12th ए में। इंडोथीलियल कोलाजन इज ओनली एक्सपोज्ड व्हेन इंडोथीलियल डैमेज अकर्स। जब इंडोथीलियल डैमेज होता है किसी कारण से तो उस समय यह 12th ए बन जाता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं। फिर है फैक्टर 12th ए एक्ट एज ए कैटालिस्ट टू एक्टिवेट फैक्टर 11A। तो फैक्टर जो देख रहे हैं 12th ए यह फिर से किसको एक्टिवेट कर देता है 11th ए को। फैक्टर 11th ए देन किसको जाता है मतलब एक्टिवेट करता है 9th को, जो 9th फैक्टर होता है उसको 9th ए में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है वो मालूम होना चाहिए। तो ये आराम से समझ सकते, कुछ मुश्किल नहीं है, बस वो वाला डायग्राम जो यहाँ पे बताए थे ये याद होना चाहिए। उसके बाद फिर देखते हैं फैक्टर 9A गोज टू सर्व एज ए कैटालिस्ट फॉर टर्निंग फैक्टर 10 इंटू 10A में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे मेन था वो समझने के बाद वो जो डायग्राम बनाए थे उस डायग्राम के बेसिस पे जो यहाँ पे भी देख सकते हैं इसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद है यहाँ पे कि दिस इज़ नोन एज कैस्केड, क्योंकि ये सीरीज में हो रहा है इसीलिए इसको कैस्केड कहते हैं। When each factor is activated, it goes on activate many more factors in the next step। क्योंकि जैसे ही कोई फैक्टर एक्टिवेटेड होता है फिर वह सीरियली से
ये फैक्टर उसको एक्टिवेट करता है, फिर वो फैक्टर उसको एक्टिवेट करता है, ये सीरीज में चलते रहता है। व्हेन फैक्टर 2 इज एक्टिवेटेड बाय आइदर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे, फैक्टर 2 या एक्सट्रिंसिक पाथवे के द्वारा एक्टिवेटेड हो या एक्सट्रिंसिक पाथवे के द्वारा, तो इट कैन रेनफोर्स द इंट्रिंसिक पाथवे बाय गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। जैसे फैक्टर 2 एक्टिवेट होता है तो यह पॉजिटिव फीडबैक देता है। फैक्टर्स किसको किसको ये एक्टिव करता है, पॉजिटिव फीडबैक किसको देता है? पॉजिटिव फीडबैक मतलब ब्लड कोगुलेशन करने में अच्छे से हेल्प करता है, तो पॉजिटिव फीडबैक के अंतर्गत आता है। जैसे 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 8 हो गया, 11 हो गया, 13, ये सब को एक्टिवेट करता है जब फैक्टर 2 का एक्टिवेशन होता है। दिस मेक फैक्टर 12 लेस क्रिटिकल, पेशेंट्स कैन एक्चुअली क्लॉट वेल विदाउट फैक्टर। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, पीटीटी एक टर्म आएगा, पीटीटी टर्म को समझने के लिए यहाँ पे समझना होगा कि दिस मेक्स फैक्टर 12 लेस क्रिटिकल। तो यहाँ पे है कि फैक्टर 12 लेस क्रिटिकल ये होते हैं, मतलब ज़्यादा ये नहीं होता, यहाँ पे फैक्टर 12 नहीं है, इसीलिए बहुत कम क्रिटिकल होता है। यहाँ पे एक टर्म ध्यान रखना है, जो कुछ टर्म है कि पेशेंट्स कैन एक्चुअली क्लॉट वेल विदाउट फैक्टर 12, यानी कि फैक्टर 12 नहीं भी रहेगा तो वो आराम से ब्लड कोगुलेशन कर जाएगा, तो इसलिए बहुत कम क्रिटिकल ये होता है। द इंट्रिंसिक पाथवे इज क्लिनिकली मेजर्ड एज पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। जो इंट्रिंसिक पाथवे में ये सब आता है इस तरीके से, अगर कुछ इस जो इंट्रिंसिक पाथवे को मेजर किया जाता है ब्लड, मतलब ये पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये टर्म ध्यान रख लीजिए कि पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम में इंट्रिंसिक पाथवे में कितना ब्लड कोगुलेशन हुआ, इस तरीके से चीज़ को मापने के लिए पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इसको कहते हैं। वहीं पे अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेजर करेंगे तो उसको हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहेंगे। तो इस तरीके से हमने समझ लिया इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में, डायग्राम भी समझ लिए, और इसमें कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करता है तो वो भी चीज़ समझ लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है इस पे। तो इंट्रिंसिक पाथवे में ये सब फैक्टर अफेक्ट करता है, जैसे वेसल्स इंजरी डिपेंड करता है इंट्रिंसिक पाथवे को, फिर कोलाजन कॉन्टैक्ट, फिर फैक्टर 12, 11th, 9th, 8 एंड कैल्शियम, तो ये सब डिपेंड करता है। तो हमने इंट्रिंसिक पाथवे को जान लिया, अब हम जानते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में। एक्सट्रिंसिक पाथवे में वही है कि सबसे पहले टिश्यू इंजरी होता है, टिश्यू इंजरी होने के बाद यह ब्रेक करता है ब्लड वेसल्स वाल को, या ब्रेक अगर होगा ब्लड वेसल्स वाल तो इससे रिलीज करता है टिश्यू फैक्टर। टिश्यू फैक्टर जो कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसको कहते हैं, वो थ्योरी इसका नेम है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये थ्योरी। देन उसके बाद जो देखते हैं कि फाइनली ये फैक्टर 6 में कन्वर्ट फैक्टर जो यहाँ पे है 7 में कन्वर्ट करता है। फिर 7 फैक्टर है, 7 फैक्टर फिर इसके हेल्प से फैक्टर 7 एक्टिवेटेड होता है, फिर टिश्यू फैक्टर ये बनता है, फिर जो 7A है ये एक्टिवेट करता है, और फाइनली यह कॉमन पाथवे में जाता है जहाँ पे 10 से 10A में बनता है। तो इस तरीके से आप याद रखने पर आप अच्छे से लिख सकते हैं, सिर्फ इसको याद रखेंगे तब। मेन ये वाला है डायग्राम, इस तरीके से डायग्राम मैंने तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में देख लेते हैं क्या चीज़ लिखा हुआ, उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में है कि द एक्सट्रिंसिक पाथवे इज शॉर्टेड पाथवे ऑफ सेकेंडरी हीमोस्टासिस, यह शॉर्टेड पाथवे होता है। जैसे देख ही रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में भी कि कितना छोटा है। सबसे पहले टिश्यू इंजरी होता है जिसमें ब्लड वेसल्स वाल का ये ब्रेकडाउन होता है, वहाँ पे रिलीज टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है। टिश्यू फैक्टर जो रिलीज होता है तो वह किसको एक्टिवेट कर देता है, तो वह ये फैक्टर 7 को एक्टिवेट कर देता है, फैक्टर 7, और फिर प्लस टिश्यू फैक्टर के साथ मिलकर यह कॉमन पाथवे में चला जाता है। तो ये ये शॉर्टर पाथवे है, ये ध्यान रख लीजिए। ऑन्स द डैमेज टू ब्लड वेसल्स डन, जैसे ही ब्लड वेसल्स ये होते हैं डैमेज होता है, द एंडोथेलियल सेल रिलीज टिश्यू फैक्टर, एंडोथेलियल सेल रिलीज करता है टिश्यू फैक्टर को। जो टिश्यू फैक्टर है वह फर्दर किसको एक्टिवेट कर देता है, विच गोज ऑन टू एक्टिवेट फैक्टर 7 को ये एक्टिवेट कर देता है इंटू 7A में। फैक्टर 7 फिर से यह किसको एक्टिवेट कर देता है, फैक्टर 10 को इंटू 10A में। दिस इज द पॉइंट वेदर बोथ पाथवे बिकम वन, द एक्सट्रिंसिक पाथवे इज क्लिनिकली मेजर्ड एज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो यहाँ पे 10A में कन्वर्ट कर देता है, जैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, ये
फैक्टर 7 के साथ टिश्यू फैक्टर मिलकर यह कॉमन पाथवे में चला जाता है, जहाँ पे 10 से 10A में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे भी कॉमन पाथवे में देखेंगे फैक्टर 10 से 10A में कन्वर्ट होता है। और इस तरीके से यहाँ पे फाइनली आप देखेंगे तो एक साइड इंट्रिंसिक पाथवे भी अकर्स होता रहता है और एक साइड एक्सट्रिंसिक भी। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी 8A से किस तरीके से कैल्शियम के हेल्प से यह 10 से 10A में कन्वर्ट हो रहा है ये चीज़। और फिर यहाँ पे भी देखेंगे 7 से 7A प्लस टिश्यू फैक्टर मिलकर यह 10 से 10A में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से लेकर कॉमन पाथवे मतलब ये अकर्स होते रहता है, ये पूरा कॉमन पाथवे का है, ये एक्सटेंसिक पाथवे का है, ये इंटेंसिक पाथवे का है। तो बहुत इजी है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे देख लिया कि एक्सटेंसिक पाथवे को प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स में मेजर करते थे। एक्सटेंसिक पाथवे वेयर देयर इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन टिश्यू फैक्टर, या इसी को टिश्यू फैक्टर 3 कहते हैं, TF3 कहते हैं, या थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। और फैक्टर 7 तो किसके बीच में ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो एक्टिवेटेड फैक्टर 7A के साथ बनाता है, जो कि स्टिमुलेट किसको करता है, फैक्टर 10 को। फिर उसके बाद अल्टरनेटिवली फैक्टर 7A के साथ एक्टिव होकर यह फैक्टर 9 को भी एक्टिव करता है एंड फैक्टर 10 को भी एक्टिव करता है। तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब ये उसके साथ मिल जाता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी देख लिए, मेन ये डायग्राम ध्यान रखकर भी आप ये सब लिख सकते हैं। अब कॉमन पाथवे में देखते हैं। कॉमन पाथवे में ज़्यादा तो कुछ नहीं, यहाँ पे भी देखेंगे सबसे पहले 7 मतलब 8 से इनएक्टिव फॉर्म में ये रहता है। और यहाँ A लिखने का हो गया एक्टिव फॉर्म, A लिखने का मतलब हो गया ये एक्टिव फॉर्म में हो गया। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आप ये समझिए कि ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है 8A और कैल्शियम के एंजाइम मतलब कैल्शियम के हेल्प से, और कैल्शियम के साथ फैक्टर 9A भी हेल्प करता है। मतलब ये दोनों के हेल्प से जो इनएक्टिव फॉर्म होता है फैक्टर 8 हुआ, फैक्टर 8 एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो फैक्टर 8 के साथ कैल्शियम मिलता है, फिर यहाँ पे फैक्टर 7A के साथ टिश्यू फैक्टर होता है, वो दोनों मिलकर फैक्टर 10 इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और फॉस्फोलिपिड के भी हेल्प से यह फैक्टर 10A में कन्वर्ट कर देता है। तो वो बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तब फाइनली जो फैक्टर 10A है, फैक्टर 10A इसके हेल्प से यानी कि कैल्शियम के हेल्प से जो फैक्टर 5 होता है, फैक्टर 5 को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर फैक्टर 5 है वह प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें फैक्टर 5A एक्टिव के साथ कैल्शियम भी हेल्प करता है। फिर थ्रोम्बिन एंजाइम के हेल्प से और कैल्शियम के हेल्प से फाइब्रिनोजेन से फाइनली या फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कॉमन पाथवे कहलाता है, जहाँ पे ये दोनों मिलता है और उसके बाद जो पाथवे अकर्स होता है तो उसको कॉमन पाथवे कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ये कॉमन पाथवे क्या है। तो वहीं पे यहाँ लिखा हुआ है, तो डायग्राम में भी देख सकते कॉमन पाथवे बताया हुआ है। ये इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे ये होगा, और फाइनली ये एक्स से मतलब 10 से लेकर 10A में कन्वर्ट हुआ, देन 10A जो है 5 को 5A में कन्वर्ट करता है, फिर 5A और उसके साथ कैल्शियम आयन के हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन 2 से थ्रोम्बिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। देन थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजेन 1 से फाइब्रिनोजेन सॉल्युबल मोनो 1 में कन्वर्ट करता है। फिर ये फैक्टर 13 ये आता है इसमें, और जो स्टेबल फाइब्रिन पॉलीमर से यह फाइब्रिन क्लॉट कर देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार अच्छे से खुद से भी देख लीजिए। तो बस 3 डायग्राम ही है, 3 डायग्राम की बजाय आप सिर्फ इसको याद रख लेंगे तो इसी से आप पूरा अच्छे से लिख सकते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है वो आप लिख सकते हैं, इसलिए उसको ज़रूर याद कर लीजिए। कॉमन पाथवे में अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कॉमन पाथवे में। तो कॉमन पाथवे में देखेंगे तो कॉमन पाथवे जो 10 से प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5 कैल्शियम फॉस्फोलिपिड्स ऑन प्लेटलेट सरफेस पे ये सब होता है। तो वहाँ पे सबसे पहले थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजेन बनता है, थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में बनता है, जो कि पॉलीमराइज्ड हो जाता है इनटू क्लॉट हो मतलब क्लॉट में। थ्रोम्बिन एल्सो एक्टिवेट फैक्टर 8 को ये एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड फाइब्रिन पॉलीमराइजेशन।
प्रोथ्रोम्बिन इज विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोथ्रोम्बिन है, अगर विटामिन के कम रहेगा तो फिर प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो जाएगा, जिसके कारण ब्लीडिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो यहाँ पे कॉमन पाथवे में भी देख लिए। और यहाँ पे एक चीज़ बता दें, यहाँ पे जो एक्सटेंसिव पाथवे होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, वेसल्स इंजरी पर, टिश्यू फैक्टर, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्री, फैक्टर 7 और कैल्शियम पर डिपेंड करता है। फिर उसी तरीक़ा से यहाँ भी देखेंगे तो कॉमन पाथवे डिपेंड किस किस पे करता है, तो फैक्टर 10, फिर प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन में, कैल्शियम में फैक्टर 13 है। देन उसके बाद फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन, इस पे भी डिपेंड करता है। फिर फाइब्रिन टू स्टेबलाइज द क्लॉट। तो इस तरीके से किस किस पे डिपेंड करता है ये भी हमने समझ लिया। ये वाला भी पहले भी समझा चुके। इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे ये होते रहता है हमारे ब्लड में जब ये किसी कारण से कोगुलेशन होना होता है। तो ये इंट्रिंसिक पाथवे इनिशिएटेड कैसे था, इंजरी इन द वास्कुलर एंडोथेलियम, दिस इज स्लोअर एंड मोर इम्पोर्टेंट होता है। यह धीरे धीरे होता है जो कि ज़्यादा खास होता है। तो इसके अकर्स होने के बाद जब वास्कुलर एंडोथेलियम ये इंजरी होता है, इसके इंजरी होने के बाद जो फैक्टर 12 इनएक्टिव फॉर्म में होता है वह एक्टिव हो जाता है। फिर फैक्टर 12 जो होता है एक्टिव फॉर्म, वह 11th को एक्टिव कर देता है। यहाँ पे देख रहे हैं। फिर 11th जो एक्टिव फॉर्म होता है वो 11th एक्टिव किसको कर देता है, 9th फैक्टर को। ये कैल्शियम आयन की इसमें आवश्यकता होती है। फिर 9th ए एक्टिव फॉर्म होता है, वह कैल्शियम की हेल्प से फैक्टर 8 को, यानी कि 12 से 11, 11 से 9, 9 से 8 ये एक्टिव हो रहा है। फिर जो फैक्टर 8 है वह कैल्शियम के हेल्प से ये कॉमन पाथवे में चला जाता है। इसके बाद फिर उसके बाद एक्सटेंसिक पाथवे इनिशिएटेड कैसे होता है, यह भी एक्सटर्नल इंजरी से होता है इनिशिएटेड, जहाँ पे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो फैक्टर 3 है और कैल्शियम के हेल्प से वह फैक्टर जो 7 है 7 को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर फैक्टर 7A जो होते हैं वे चला जाता है कॉमन पाथवे में। तो यहाँ पर फैक्टर 8, यहाँ पे फैक्टर 7 कॉमन पाथवे में जाता है, जहाँ पर ये फैक्टर 10 के साथ ये फैक्टर 10A में कन्वर्ट होता है। फिर फॉस्फोलिपिड के हेल्प से देन फैक्टर 10A है वह फैक्टर 5 को अफेक्ट करता है, फैक्टर 5, और कैल्शियम के हेल्प से फैक्टर 5 एक्टिव फॉर्म में ये बन जाता है। फिर फैक्टर 5 होता है वह प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराने में हेल्प करता है। फिर फाइनली थ्रोम्बिन वह फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में ये कर देता है, और देन फाइनली हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है यहाँ पे। तो ये कैसे होते हैं ये मेन चीज़ है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये वाला टॉपिक बताए थे कि फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म या फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग या फैक्टर्स ऑफ ब्लड कोगुलेशन, फैक्टर्स ऑफ कौन कौन से ब्लड कोगुलेशन का फैक्टर है, वो भी फैक्टर्स ऑफ ब्लड कोगुलेशन ये आप ध्यान में रख लीजिए। तो सबसे पहले इसमें 13 फैक्टर है, 13 फैक्टर का नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, जो कि ऑलरेडी बता चुके। तो ये 13 फैक्टर का नाम लिखना। सबसे पहला फाइब्रिनोजेन, सेकेंड फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड फैक्टर है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ फैक्टर है कैल्शियम, फिफ्थ है प्रोएक्सिलिन, सेवेंथ फैक्टर है एक्सिलिन, और 8 फैक्टर है प्रोकॉन्वर्टिन, और 8 फैक्टर है 7 प्रोकॉन्वर्टिन था, 8 है एंटी हीमोफिलिक या इसको AFA भी कहते हैं, और यहाँ पे क्रिसमस फैक्टर 9th है क्रिसमस फैक्टर, या इसी को क्रिसमस मतलब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B भी कहते हैं इसका। तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B का तो ध्यान रख लीजिए। और यहाँ पे 10th है स्टुअर्ट प्रूवर फैक्टर, ये कहलाता है स्टुअर्ट प्रूवर फैक्टर। फिर फैक्टर 11th है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 12th है ये हैगेमन फैक्टर, फिर है 13 फैक्टर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये अब ये बस लास्ट में सबका नाम लिखिए और लास्ट में जो सिग्निफिकेंस लिख दीजिए तो हो जाएगा। तो हम एक एक फैक्टर को यहाँ पे देखते हैं, बस थोड़ा सा क्या फंक्शन है किस तरह से है ये थोड़ा थोड़ा लिखना है सबके बारे में। तो सबसे पहला पाथवे जानते हैं फैक्टर 1 है जिसको फाइब्रिनोजेन कहते हैं। ये काम क्या करता है, तो ये इट फंक्शन एज क्लॉट फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करता है, और जो कि फाइब्रिनोजेन होता है वह सॉल्यूबल होता है एंड प्रोड्यूस्ड बाय लीवर से प्रोड्यूस्ड होता है, जो कि सॉल्यूबल होता है, यानी कि ब्लड में ही यह सबसे पहले घुल मिल जाता है। जो फैक्टर 1 है फाइब्रिनोजेन। फिर फैक्टर 2 है प्रोथ्रोम्बिन, तो इट इज़ प्लाज्मा प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन एक्टिव, जो कि यह इन एक्टिव फॉर्म में ही होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ब्लड के जो प्लाज्मा भाग है इसमें प्रेजेंट होता है।
इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय लिवर इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। जब विटामिन के प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में तो उसी मतलब प्रेजेंट होने के कारण हमारा बॉडी में लीवर के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन ये बनते रहता है। फैक्टर 3 है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं। तो यह एक तरह का लाइपोप्रोटीन है विच प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ब्लड प्लेटलेट कॉर्पसेल्स। ब्लड प्लेटलेट के कॉर्पसेल्स होता है, यानी कि ब्लड प्लेटलेट के सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड टिश्यू कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। इट फंक्शंस को फैक्टर ऑफ मतलब जो 7 को 7A में कन्वर्ट करने का कहीं ना कहीं ये फैक्टर 3 भी काम करता है। तो फैक्टर 3 या जिसको टिश्यू फैक्टर कहते हैं तो इसका को फैक्टर की तरह काम करता है। फिर है फैक्टर 4 देख लेते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम तो बहुत जगह पे रोल निभाता है। इट फैसिलिटेट्स कोगुलेशन फैक्टर बाइंडिंग टू फॉस्फोलिपिड में ये काम करता है। फिर है फैक्टर 5 में प्रोएक्सिलिन। प्रोएक्सिलिन काम क्या करता है तो इट इज़ ए स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड एज एक्सिलेटरी ग्लोबुलिन कहते हैं, जिसको एजी कहते हैं। फैक्टर 5 है प्रोएक्सिलिन, जिसको लेवाइल फैक्टर भी कहते हैं। तो इट इज़ ए स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड मतलब यह एक तरह का एक खास प्रोटीन है जिसको एक्सिलेटेड ग्लोबुलिन भी कहते हैं। ग्लोबुलिन को समझिए ये एक्टिव करने का काम करता है। इट एक्टिवेट्स प्रोथ्रोम्बिन एंड एल्सो रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन फ्रॉम ब्लड प्लेट। ये काम क्या करता है, यह प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। जो फैक्टर 5 है लेवाइल फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है। देन उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ करने का भी काम करता है प्लेटलेट में। जैसा कि देख चुके कि थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है तो प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन को निकालने का काम ये फैक्टर 5 करता है, जिसको लेवाइल फैक्टर या प्रोएक्सिलिन कहते हैं। फिर है फैक्टर 6 जिसको एक्सिलिन कहते हैं। तो यह एक्सलेट करता है ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब थोड़ा सा तेज़ी करने में हेल्प होता है फैक्टर 6। फैक्टर 7 में है प्रो कन्वर्टिन या स्टेबल फैक्टर इसको कहते हैं। तो ये काम क्या करता है फैक्टर 7 तो इट इज़ प्रेजेंट इन सीरम एंड हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ये सीरम में प्रेजेंट होता है और इसका मेन काम क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है प्रोथ्रोम्बिन जो कि ब्लड प्रोथ्रोम्बिन से या थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। फैक्टर 8 देखते हैं जिसको एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कहते हैं या AFA भी कहते हैं। तो इट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन जो कि 1 से 6 ग्राम पर डेसीलीटर प्रेजेंट होता है। फैक्टर 8 दिस रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फ्रॉम ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यह काम क्या करता है तो फॉर्मेशन प्रोथ्रोम्बिन बनाने में हेल्प करता है। बस थोड़ा सा ये सबका ध्यान रख लीजिए। एक्टिवेटर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर कहते हैं या इसी को एंटोहीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहते हैं या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट कहते हैं जिसको PTC कहते हैं। इसका इतना सारा 3 नाम है। इसका काम क्या है ये भी देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन बनाने में हेल्प करता है इन एक्टिवेटर और थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन में या प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेटर करने में काम करता है। इट इज़ अ ग्लोबुलिन प्रोटीन, यह ग्लोबुलिन प्रोटीन है विच अकर्स इन एक्टिव फॉर्म इन प्लाज्मा। यह इन एक्टिव फॉर्म में होता प्लाज्मा में। एक्टिव किसको करता है एक्टिवेट, यह 10 को जो फैक्टर 10 है उसको एक्टिवेट करता है। फॉर्म टीनेज कॉम्प्लेक्स विथ फैक्टर 8। फैक्टर 8 के साथ यह टीनेज बनता है। टीनेज मतलब यहाँ पे है एक्टिव करने वाले कॉम्प्लेक्स को एक साथ कहते हैं, यानी कि ये जो फैक्टर 10 और फैक्टर 8 को एक साथ मिलाने का काम करता है फैक्टर 9 फैक्टर 9 जिसको ये कहते हैं टीनेज। मतलब यहाँ पे देख लिए जो 8 है यहाँ पे फैक्टर 8 और इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस तरीके से, तो इसी को टीनेज कहते हैं। तो ये काम कौन करता है, ये फैक्टर 9 जिसको क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। तो क्रिसमस फैक्टर वो काम करता है। फिर है फैक्टर 10 जिसको स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर कहते हैं। तो ये काम क्या करता है तो इट इज़ प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म बट ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग विद द हेल्प ऑफ 9th कैल्शियम प्लस। फिर है 8 फैक्टर ब्लड कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। तो फैक्टर 10 है वह बहुत सारे चीज़ को एक्टिवेट कर देता है। फैक्टर 10 किसको किसको एक्टिवेट करता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फैक्टर 9th फिर कैल्शियम को फिर फैक्टर 8 को
इनएक्टिव फॉर्म बट ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग विद द हेल्प ऑफ इसके हेल्प से फैक्टर 10 एक्टिव हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं फैक्टर 10 है। फैक्टर 10 को कौन चीज़ कहते हैं, स्टुअर्ट ब्रूवर फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर 8A के हेल्प से, मतलब जो एक्टिव फॉर्म है फैक्टर 8 का, कैल्शियम के हेल्प से, और फैक्टर 7A के हेल्प से, मतलब 7 एक्टिव फॉर्म है। ये तीनों के हेल्प से जो फैक्टर 10 होता है वो फाइनल 10A में कन्वर्ट होता है। तो वही बात लिखा हुआ फैक्टर 10 के बारे में। फिर फैक्टर 10 काम क्या करता है, यह कैल्शियम आयन के साथ यह फैक्टर 5 को फैक्टर 5A में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फैक्टर 10 के बारे में लिखा हुआ है। तो 7A फैक्टर कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फैक्टर 11 के बात करते हैं। फैक्टर 11 में है कि जिसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, या एक्टिवेट किसको करता है, 9th को एक्टिवेट करता है, टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि फैक्टर 10A है, यह 9th को एक्टिव करता है, जो फैक्टर 11 है। तो उसी को वही बात यहाँ पे लिखा है। फैक्टर 12 को हैगेमैन फैक्टर कहते हैं। तो ये सबसे पहले एक्टिव होता है इंट्रिंसिक पाथवे में। तो एक्टिवेट फैक्टर ये, और इसके साथ यह 9th को ये किसके माध्यम से या किसके हेल्प से एक्टिव होता है, फैक्टर 11, फिर फैक्टर 8, फिर प्री कैलिक्रिन के द्वारा ये एक्टिव होते हैं। एंड आल्सो टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाने में भी हेल्प करता है। अब फिर फैक्टर 13 जो कि लास्ट फैक्टर है, जिसको फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, या इसी को FSF फैक्टर भी कहते हैं। तो इसमें ये बात लिखा हुआ है कि कॉज क्रॉस लिंक्स फाइब्रिन को क्रॉस लिंक इस तरीके से, बहुत सारा फाइब्रिन होते हैं तो इसको इस तरीके से जालीनुमा स्ट्रक्चर बना देता ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। दिस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन जो कि 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ग्लाइकोप्रोटीन कहने का अर्थ हो गया ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों एक साथ मिला होता है, तो उस तरह का प्रोटीन ये है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसको फैक्टर 13 कहते हैं। दिस इज एक्टिव फैक्टर, या ऑलरेडी फैक्टर 13 होता है, या ऑलरेडी एक्टिव फैक्टर होता है अलॉन्ग विथ कैल्शियम कॉज पॉलीमेराइजेशन ऑफ सोल्यूबल, मतलब सबसे पहले पॉलीमेराइजेशन कर देता है इस तरीके से, जो पॉलीमेराइजेशन कर देता है जो कि सोल्यूबल ही होता है फाइब्रिनोजेन के साथ। फिर बाद में वह किसके हेल्प से, दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड फाइब्रस क्लॉट। फिर फाइनली ये इस तरीके से सोल्यूबल होता है, वह फाइनली एक क्लॉट की तरह यहाँ पे बन जाता है। दैट इज सोल्यूबल फाइब्रिन फॉर्म, दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड फाइब्रस क्लॉट। तो यहाँ पे फाइनली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। सॉलिड ये हो गया इससे ये। तो कॉन्जेनाइटल डिफिशियंसी में है, डिफिशियंसी ऑफ दिस फैक्टर लीड पुअर वुंड हीलिंग। फैक्टर 12 के बिना काम तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर फैक्टर 13 अगर नहीं रहेगा तो उस तरह के प्रॉब्लम हो सकता है, वुंड हीलिंग उसका सही प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। अब लास्ट में सिग्निफिकेंस लिख दीजिए क्या है। सिग्निफिकेंस पे आप ये लिख सकते हैं कि विटामिन के डिफिशियंसी कैन लीड टू इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड प्रोथ्रोम्बिन, मतलब प्रोथ्रोम्बिन इसका पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जिसको कहते हैं। इट कैन पार्शियल PTT, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे अगर विटामिन के की कमी रहेगा तो ये सब इंक्रीज आपका हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग होती रहेगा। इट कैन प्रेजेंट एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगा तो इस समय ये प्रॉब्लम हो सकता है। इट एल्सो कैन सीन इन मैला एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रॉब्लम रहता है या सीलिएक डिजीज रहता है तो उस समय भी ब्लड कोगुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंस ऑफ कोगुलेशन में ये सब पॉइंट जान सकते हैं। तो हमने इतना सारा टॉपिक को स्टडी कर लिया। उम्मीद है कि ज़रूर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो हमने इतना सारा टॉपिक को हमने आज कवर कर लिया, ब्लड कोगुलेशन के अंतर्गत ये सब था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो बने रहिए।